वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक नेम इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट है हमारे FA2 का, जो हमसे एग्जाम में पूछा भी जा रहा होता है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन और कन्वेंशंस के बारे में। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अपने इस लेक्चर में आपको FA2 के अंदर जितना भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन से रिलेटेड जितना मटेरियल है वो सब यहाँ पर हम कवर अप करवा दें। सर, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल मीन्स रूल ऑफ लॉ। सो फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज accounting principles are conventions or accepted practice which apply generally to transaction. For example, बिजनेस के अंदर कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, किन बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, क्या रूल ऑफ लॉ होगा उसको रिकॉर्ड करने का। हर ट्रांजैक्शन का रूल ऑफ लॉ आप जानते हैं अलग है, तो सर उसको अकॉर्डिंग टू मेंशन रूल ऑफ लॉ के तहत हमने रिकॉर्ड करना है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। So these accounting principles have been developed by accountants over time. The principles can be used to determine. अब ये प्रिंसिपल सर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर भी पहले कहा कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसी तरीके से रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पांचों हेड्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि हम जब भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो सर इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर से ही कोई ना कोई चीज़ हिट हो रही होती है। इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकर जा रहे होते हैं। अगर अपने मेजर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो सर उसमें इनकम स्टेटमेंट है जिसके अंदर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जा रहे होते हैं। तो सर हमें सबसे पहले यही लिखा गया है कि किस तरीके से हमने अपने इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स को रिपोर्ट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट एंड जो बके एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस चीज़ को हम कहाँ प्रूफ कर रहे होते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को कब रिकॉर्ड करना है, सबसे पहला सवाल। सर रिकॉर्ड करना भी है या नहीं, अगर करना है तो कब रिकॉर्ड करना है, कितने अमाउंट पे शो करना है उसको, प्लस लायबिलिटीज को कब रिकॉर्ड करेंगे। ओके तो इस सब चीज़ों के आंसर हमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे रहे होते हैं। यही रूल ऑफ लॉ में बता रहा होता है कि हाउ टू रिपोर्ट दीज 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन योर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर सबसे पहले कह रहा है जो प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले कह रहा है कौन से एसेट्स है जो रिकॉर्ड होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाता है कि जो गुडविल है अगर वो हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं और उस पर हम परचेज गुडविल आ रही है तो उस परचेज गुडविल को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो सर देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पर हमें रूल ऑफ लॉ, हमें प्रिंसिपल गाइड करेगा कि कौन से एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, कौन सी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है या नहीं। अच्छा अगर करना है तो हाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल वैल्यू। क्योंकि आप जैसे मैं अगर आपको IS2 की एग्जांपल दूं जो हमें कहता है कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें IAS गाइड कर रहा है अपनी इन्वेंट्री के बारे में कि हमें अपने एसेट को किस वैल्यू पे रिपोर्ट करना है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशंस के रूल्स और लॉ हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है या नहीं, अगर करना है तो किस वैल्यू पे करना है। उसके बाद हमसे कह रहा है इसी तरीके से दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकम स्टेटमेंट, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जा रहे होंगे। तो सर कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, कब हम इसके ऊपर IFRS 15 भी पढ़ेंगे। सर कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, कब जो है वो एक्सपेंडिचर्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, कब एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कब इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जा रही होंगी इसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। सर आगे चलते हैं और देन वो हमसे कह रहा है और किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करें। जैसे आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है कि यू शुड नॉट बी ओवरस्टेट योर एसेट्स और इनकम्स और प्रॉफिट्स। तो हमें रोका जा रहा है इस कन्वेंशन के थ्रू, इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि आप अपनी इनकम, अपने प्रॉफिट्स या अपने एसेट्स को बढ़ा के नहीं बता सकते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यही रूल ऑफ लॉ जो अकाउंटेंट्स कुछ डेवलप करते हैं और स्टैंडर्ड इनको जो है वो अप्रूव करता है। देन इसी तरीके से अब पहला कन्वेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर इसको अगर हम बेसिकली बहुत ही इजी वर्ड में समझें तो सर हम अगर कंपनी की एक एंटिटी की बात करते हैं, देखिए हम जानते हैं एंटिटी इज आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। देयर इज अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं
तो कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड देयर ओनर्स आर सेपरेट लीगल पर्सन, बोथ हैविंग डिफरेंट एंड सेपरेट लीगल पर्सपेक्टिव। अगर कोई लायबिलिटी बिजनेस की है तो बिजनेस उसका रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल इज दैट बोथ द ऑनर ऑफ द कंपनी एंड द ऑनर बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, इट इज सो सिंपल। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स ओनली टू द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड नॉट टू द पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ इट्स ऑनर। सबसे पहले तो उसने हमें बता दिया कि भाई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जितनी भी होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होगी, हमारे पर्सनल किसी भी ऑनर के रिलेटेड उसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। यानी कि बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, कितना एक्सपेंड आउट कर रहा है, बिजनेस के बाद कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है और कितना उसके बाद ऑनर इक्विटी मौजूद है, बिजनेस इन चीज़ों को रिपोर्ट करेगा। पर्सनल पर्सपेक्टिव में कोई वेल्थ रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से द बिजनेस अकाउंट्स आर प्रीपेड एज थो द बिजनेस इज एन एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। तो हमारे जो बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे वो इसी पर्सपेक्टिव में हो रहे होंगे कि हमारा जो ऑनर ऑफ बिजनेस है वो सेपरेट है और ये जो एंटिटी हमारी बिजनेस है ये सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं डिफरेंट है। सोल ट्रेडर और पार्टनर्स जो है वो अलग अलग एंटिटीज कंसीडर नहीं होती, क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनर्स की नॉर्मली लायबिलिटीज क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। यानी कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है सोल ट्रेडर के, तो सोल ट्रेडर सारे के सारे लॉस का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बिजनेस से अलग नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स आर नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम देयर owners. For example, a sole trader is liable for the debt of the business and his or her own personal assets must be sold to meet the, अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो सारे एसेट्स बेच के भी अपना लॉस पूरा करेगा, और इफ उसका लॉस फिर भी पूरा नहीं होता तो उस सोल ट्रेडर या पार्टनर के पर्सनल एसेट्स पे भी क्लेम हो सकता है, अनलेस वो पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी ना रखता हो। Even so, accounting purpose, the business is regarded as being separate entity and accounts are drawn up for the business separately from their ट्रेड ओनर्स पर्सनल फाइनेंशियल डीलिंग। सेम यहाँ भी वो बात कर रहा है कि बिजनेस के फाइनेंशियल्स की हमने अकाउंटिंग करनी होती है, पर्सनल बेस पे अगर हम कोई अपनी डीलिंग कर रहे हैं तो बिजनेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अकाउंटिंग बिजनेस की ही कर रहे होंगे। सर फर्दर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की अगर हम बात कर लेते तो यहाँ पर देखें उसने खुद फिर लिख दिया वही बात कि बिजनेस जो है वो आपका कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इटसेल्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी इटसेल्फ किसी भी चीज़ की लायबल हो सकती है। ओके, सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट और लॉ की नज़र में बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, उसके ऑनर एक सेपरेट एंटिटी है, राइट। कोई क्लेम अगर बिजनेस पे है तो बिजनेस का लायबल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो उसके ऑनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू देयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्होंने जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जितने की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितना पैसा लगाया हुआ है, तो सर सिर्फ अगर ये कंपनी डूबती है, अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, तो सर ये जो ऑनर्स हैं इनका सिर्फ वही अमाउंट जो है वो लॉस होगा जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, इनके पर्सनल एसेट्स पे कोई क्लेम नहीं आएगा, बिकॉज आप एक शेयर होल्डर हैं और एक ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं जो कि लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस रखती है। तो सर इसलिए यहाँ पे यही बात कर रहा है, लिमिटेड कंपनी अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर ओनर, अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन राइट, if it become insolvent the owners are only liable for that sum that have been invested। तो सर सिंपल इज दैट। हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल शोएब ओन करता है एक बेकरी का बिजनेस, फॉर एग्जांपल शॉप ऑफ केक्स इन बैंकॉक थाईलैंड, ही टेक्स 2 केक फॉर हिज वाइफ बर्थडे। अब ये क्या हो रहा है कि आप ये जो आपका शोएब है वो खुद एक पर्सन है, ठीक है, उसका एक बिजनेस है जो उसका केक्स का बिजनेस है, राइट। उसने 2 केक विड्रॉ किए अपनी वाइफ की बर्थडे के लिए। इन दिस केस वी नीड टू आइडेंटिफाई हु इज द ऑनर एंड व्हाट इज द एंटिटी। सर ऑनर इज शोएब एंड द एंटिटी इज केक शॉप, राइट, एंड व्हाट ट्रांजेक्शन हैपनिंग बिटवीन शोएब एंड द एंटिटी। सर ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें शोएब जो है वो केक विड्रॉ कर रहा है अपने बिजनेस से। अब यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, अगर तो शोएब पे कर रहा है तो ये तो सिंपल सेल कहलाएगी, लेकिन अगर शोएब पे नहीं करता तो ये भी ड्राइंग्स में चला जाएगा, क्योंकि हम ड्राइंग्स की डेफिनेशन जानते हैं, पर्सनल रिसोर्स, पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी रिसोर्स विड्रॉ कर लिया जाए बिजनेस से तो सर ये ड्राइंग्स में चला जाता है। ये क्यों ड्राइंग्स में चला जाता है? इसीलिए कि बिजनेस का रिसोर्स सिर्फ बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है,
पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आपने बिजनेस से कोई रिसोर्स विड्रॉ किया और पर्सनल बेनिफिट के लिए किया तो वो ड्राइंग्स बन जाएगा, लेकिन अगर विड्रॉ किया और बिजनेस यूज के लिए किया, बिजनेस के बेनिफिट के लिए किया, तो सर वो फिर ड्राइंग्स नहीं बनेगा, बल्कि वो आपका एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर शेर ने जो केक निकाले अपनी तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि therefore by using business entry concept, the accounting record of the shop is recording decreasing the stock and increasing owners withdrawal or may be treated as sale normal customer। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो उसको हम ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे या उसको हम नॉर्मल सेल कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हालांकि ऑनर ऑफ द बिजनेस ही काम कर रहा है, लेकिन हम उसको अलग एंटिटी कंसीडर कर रहे हैं। जो उसका केक का बिजनेस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, केक बिजनेस इज अ सेपरेट कंपनी, राइट। हाँ, सोल ट्रेडर होगा तो फिर उसका केस डिफरेंट हो जाएगा। सर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डुअलिटी का कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, हर डेबिट का एक क्रेडिट है, हर क्रेडिट का एक डेबिट है। कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है, दे हैव मस्ट हैव टू इफेक्ट्स, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। डुअल इफेक्ट अंडरपिन्स डबल एंट्री एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नॉर्मली डबल इफेक्ट हो रहा होता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं उनके दोनों इफेक्ट्स आपकी बैलेंस शीट पे जा रहे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसका एक इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट पे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट पे आ रहा होता है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इफेक्ट्स ही जो है वो बैलेंस शीट पे भी जा रहे होंगे, राइट। तो इट्स मीन दैट कि आपके इफेक्ट्स दो ही होंगे हर हाल में, इसलिए इसी को कहते हैं हम डुअलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर को एक इनवॉइस यहाँ पर इशू की, वन पार्ट। अब कस्टमर को इनवॉइस इशू करने का मतलब मेरी सेल्स हुई हैं, तो सर सेल मेरी इनकम स्टेटमेंट को हिट करेगा, और अगर कैश पे हुई है तो कैश डेबिट हुआ होगा, मेरे एसेट को हिट करेगा, बैलेंस शीट को हिट करेगा। और अगर क्रेडिट पे सेल्स किए तो रिसीवेबल वो भी एसेट है, वो जाके बैलेंस शीट को हिट करेगा। तो दोनों सूरतों में दो इफेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। इसी तरीके से उस ट्रांजेक्शन पे जो बेनिफिट होगा वो हमारा इक्विटी का सेक्शन में जाके, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होता है हम जानते हैं वो सारा या तो कैपिटल में ऐड होता है, या आगे चल के हम पढ़ेंगे एक हेड ऑफ अकाउंट जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, वहाँ पे जाके सारी कंपनी की रिटेन अर्निंग्स ऐड, यानी कि जितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही होती है वो सारा वहाँ पर जाके रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो तीन इफेक्ट, इसका नेट करके जो इफेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल गुड्स आपने बेची $100 की और वो आपको गुड्स थी $80 की, आपको कॉस्ट थी उसकी, तो $20 का जो आपने बेनिफिट कमाया, सर आपके पास कैश आया $100 का, सेल्स की आपने 100 की, तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट 100 से हिट हो गई, राइट। उसके बाद जिसपे प्रॉफिट होगा वो सारा एट लास्ट जाके रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। इसी तरीके से एक और यहाँ पे हम एग्जांपल देखें डुअलिटी की। सर आपने इनवॉइस रिसीव की अपने सप्लायर से, अब आप परचेजेस कर रहे हैं, तो फिर आपकी डेबिट होगी परचेज, आपकी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर चार्ज हो जाएगी, राइट। लेकिन अब आप कैश पे परचेज कर रहे हैं तो आपका एक एसेट कम हो जाएगा जो बैलेंस शीट को जाके डिक्रीज करेगा एसेट को, और अगर आप लाइबिलिटी उधार पे खरीद रहे हैं तो वो भी आपकी बैलेंस शीट को जाके लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि एक इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट पे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट पे। तो सर दिस इज कॉल्ड डुअलिटी कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू इफेक्ट्स, एवरी डेबिट हैविंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट हैविंग डेबिट। सर हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप उनकी एक्चुअल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, रेदर देन आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी मैंने आज से 20 साल पहले खरीदी थी, फॉर एग्जांपल 20 लाख की, राइट। आज वो प्रॉपर्टी 50 लाख की हो चुकी है, लेकिन मेरे अकाउंट्स में 20 लाख भी शो हो रही है। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट कि सर आपने ये रिसोर्स जितने का एक्वायर किया था बिजनेस के अंदर वो अपनी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड हो रहा है। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम अकाउंट इन विच ऑल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक कॉस्ट इंकर्ड, जो इंकर्ड हो चुकी हैं पास्ट में, जितने पे हमने उन रिसोर्स को खरीदा है उसी पे आज तक वो रिसोर्स रिकॉर्ड हुआ हुआ है। दिस फिगर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स फॉर एन आइटम इज द वैल्यू ऑफ द आइटम व्हेन द ट्रांजैक्शंस अकर्ड, नॉट अ करंट मार्केट वैल्यू। कह रहे हैं कि इस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी जब ट्रांजैक्शन हुई थी उस वक्त जितने भी आपने आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स आपसे हुआ था, एक्सपेंडिचर हुआ था, उस पे वैल्यू पे आपने चीज़ को रिकॉर्ड किया हुआ है, रेदर देन आप इसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अगर तो मैं इसको फिर अपनी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, फिर फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट की तरफ हम चले जाएंगे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। वो क्या है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो ये कह रहा है कि सर जो इस टाइम उस एसेट की एक्चुअल मार्केट वर्थ है, उसकी फेयर वैल्यू है, उस पर आप एसेट को रिकॉर्ड करें, तो वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम अपनी पास्ट की वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जब इस एसेट को हमने एक्वायर किया था, देन इट विल बी कॉल्ड एज हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल
A property is shown in the final accounts at their original cost, not at the value the property could be currently sold for. Simple is that आज इस प्रॉपर्टी को हम जितने का बेच सकते हैं उतने पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बल्कि जितने पे हमने खरीदा था उतने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल्दो खुद कह रहा है कि ये ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज नॉट देयर, बिकॉज प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है, आपको महंगा उसको दिखाना चाहिए फेयर वैल्यू, लेकिन ये ट्रू नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें इस बात को अलाउ करती है कि हम अपनी वैल्यू एसेट्स को हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है मटीरियलिटी का। सर मटीरियलिटी का मतलब, मटीरियलिटी को हम दो पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, अमाउंट के पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं और इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं मटीरियलिटी को। सर हम जानते हैं कि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल यूज़र्स, राइट। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट, राइट, आप जानते हैं गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, बैंक्स वगैरह, ये तमाम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इंटेंडेड इन्वेस्टर है, राइट, करंट शेयर होल्डर है, वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड यूज़ कर रहा होता है। तो अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते और उसके डिस्क्लोज ना करने की वजह से किसी भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पे इम्पैक्ट आ रहा है और उसके डिसीजन से उसको कोई भी लॉस हो सकता है, तो सर वो इंफॉर्मेशन उस रिस्पेक्टिव यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मटीरियल है। तो इसीलिए मटीरियलिटी को हम इंफॉर्मेशन पर्पस के पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं और इसी तरीके से हम इसको इंफॉर्मेशन पर्पस के साथ साथ हम इसको अमाउंट के पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं। अमाउंट के पर्सपेक्टिव में कैसे समझेंगे, पहले जरा हम पहला कॉन्सेप्ट देंगे, मटेरियल इज थ्रेशोल्ड क्वालिटी दैट इज डिटरमाइंड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड सेपरेटली डिस्क्लोज आइटम दैट आर सिग्निफिकेंट enough to affect decision made by user of financial statement, यानी कि हर वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है जो किसी भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। The understandability and the relevance of the financial statement is improved if only significant items are included, right? इसी तरीके से हम वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जो हम समझते हैं कि ये मटेरियल और सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोज करना। तो इससे क्या होगा, आपकी बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो थोड़े से मजीद क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएंगे, बजाय इसके बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाए। इन्फॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट ओमिजन और मिस स्टेटमेंट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अभी हमने आपसे कहा कि अगर आपके वो इन्फॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोज ना करने की वजह से, या वो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, दैट इज़ अ मटीरियल इन्फॉर्मेशन, राइट। इसको अमाउंट के पर्सपेक्टिव में अगर हम समझ लें यहाँ पर, तो सर फॉर एग्जाम्पल अ सेल ऑफ $100 हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन एरर एज $1000 इफ़ द टोटल सेल इज 10 मिलियन। तो जाहिर सी बात है अगर एक 10 मिलियन की सेल के मुकाबले में इस एरर को देखा जाए तो बिल्कुल इमटीरियल है, कोई इशू नहीं है अगर इसको हम इस तरह इस एरर को हम कर भी दें। लेकिन अगर टोटल सेल है ही $10,000 और अब $1000 की सेल जो है वो एडिशनली यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, सर नाउ दिट विल बी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और ये हमारे फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं हमारे यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। सर इसी तरीके से आगे चल रहे हैं गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न को अगर हम बहुत इजी वे में समझना चाहें तो सर देखें, सिंपल इज दैट कि बिजनेस जो है वो चलते रहने का नाम है, बिजनेस रुकने का नाम नहीं है। कंपनी की स्पेशली अगर हम बात करें तो कितने ही शेयर होल्डर्स मर जाएं, लेकिन कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को रन आउट कर रही होती है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेशन किसी एक शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, चलते रहने का नाम, गोइंग कंसर्न। जब अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कहना चाह रहा है वो कि देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू वाइंड अप देयर बिजनेस ऑपरेशन इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, कि यार आने वाले साल में बिजनेस मैनेजमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को वाइंड अप करने की। ये बताना, ये अजम्पशन का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, अभी समझेंगे हम आगे।
Financial statements are usually prepared on the assumption that the business will continue in operational existence for the foreseeable future. यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बन रहे होते हैं वो इसी बेस पे बन रहे होते हैं कि हम बिजनेस चलाते रहेंगे, आने वाले सालों में बिजनेस करते रहेंगे, ताकि अगर कोई नया शेयर होल्डर हमारे बिजनेस में आके शामिल होना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दे कैन इन्वेस्ट, राइट। तो इसीलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन का वैलिड होना ज़रूरी है। इसी तरीके से this means that the financial statements are drawn up on the assumption that there is no intention to close down the business, जो हम बात अभी कर चुके हैं। The financial accounts are not prepared using the going concern basis, then they must be prepared on what is known as the breakup basis. अगर तो आपकी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन बिल्कुल वैलिड है, आपको पता है कि हमारा बिजनेस बंद होने नहीं जा रहा और हम कंटिन्यू रखेंगे अपने बिजनेस को, कोई इंटेंशन हमारी नहीं है बिजनेस को बंद करने की, तो सर फिर तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाते आ रहे थे नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से आप बनाते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड नहीं रही, तो अब हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यूज शो करनी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा था 20 लाख की जितने की मैंने खरीदी थी हिस्टोरिक में, लेकिन अब चूंकि मैं एसेट सेल आउट करूंगा, अब चूंकि बिजनेस मेरा बंद होने जा रहा है, तो अब मैं इन एसेट्स को बेचूंगा और अपनी लायबिलिटीज़ को पे करूंगा, राइट। तो अब मुझे इनकी वो वैल्यूज़ दिखानी है जिस पे ये अभी ट्रेड हो सकते हैं, यानी कि फेयर वैल्यूज़ दिखानी है। तो सर अब मैं हिस्टोरिक वैल्यूज़ को नहीं देखूंगा बल्कि ब्रेकअप बेसिस पे देखूंगा। सर कैसे, आइए इसको समझ रहे हैं। The breakup basis reflects the following. The first one is some assets may be sold at less than their value. कुछ इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, वो अब उस क्योंकि हमारा बिजनेस बंद होने जा रहा है, सबको पता है ये मार्केट से जा रहे हैं, बिजनेस खत्म कर रहे हैं, तो अब हो सकता है हमारी वैल्यू इन्वेंट्रीज जो है बहुत लेस देन उनकी ओरिजिनल सेल प्राइस से बहुत नीचे सेल आउट हो, बहुत कम कॉस्ट से भी हो सकता है कम पे बेच रहे हो, तो सर उसी वैल्यू पे शो करेंगे जिस पे वो एक्चुअली उससे हम कोई इकोनॉमिक बेनिफिट रियलाइज कर सकते हैं, उसी पे हम जो है उस एसेट को हम शो करेंगे, चाहे वो हायर वैल्यू हो चाहे वो लोअर वैल्यू हो। इसी तरीके से इन कंट्रास्ट प्रॉपर्टी में भी सोल्ड फॉर वैल्यू इन एक्सेस, कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रॉपर्टी लाइक ऐसे एसेट हो सकता है जिनकी कॉस्ट बैलेंस शीट पे कम शो हो रही थी, लेकिन अब चूंकि हम बिजनेस वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, अब हम उसको ज़्यादा महंगे पे बेच सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा है हिस्टोरिक कॉस्ट के मुकाबले में, तो अब उसकी फेयर वैल्यूज पे ही उसको शो किया जाएगा। इफ़ द इंटायर इन्वेंट्री सोल्ड आउट एट वंस देन इट विल नॉट बी सोल्ड फॉर एज मच मनी एज इफ इट वर सोल्ड इन द नॉर्मल वे। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस जो अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के अंदर जितने की वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर सकता था, अब हो सकता है वो इतने की सेल आउट ना कर पाए। आखिर सम कस्टमर्स मे डिसाइड नॉट टू पे द बिजनेस इफ इट इज़ नोन द बिजनेस, अब हो सकता है हमारे रिसीवेबल पे भी इफेक्ट आ जाए। पहले कस्टमर हम मार्केट में थे तो हमारे कस्टमर्स को पता था कि उन्होंने पे करना है हमें, अब जब उनको पता चला तो हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स हमें अब पे ना करें, हमारे बैड डेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो सर हमें जो एक्चुअली नज़र आ रहा है जो हम रिसीव कर लेंगे अपने कस्टमर से, फिर हमें उन्हीं वैल्यूज़ को शो करना पड़ेगा। अपनी लाइबिलिटीज़ को भी इसी तरीके से हम अपनी फेयर वैल्यूज पे दिखा रहे होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, द एंटिटी मेन सर्विस और प्रोडक्ट आर नो लॉन्गर नीड इन द मार्केट एंड सेल्स ड्रामेटिकली ड्रॉप डाउन to zero. This situation indicates that entity probably liquidate its asset to support its operation in the period of less than 12 months. अब हमें नज़र आ रहा है अगर फॉर एग्जांपल कि हमारी एंटिटी की सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट है वो अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है मार्केट में, हमें नज़र आ रहा है कि अब बिल्कुल सेल ख़त्म हो चुकी है, तो सर इसका सिंपली मतलब ये है कि अब बिजनेस लिक्विडेशन में चला जाएगा और बिजनेस वाइंडिंग अप की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।